ओके। अच्छा, अभी हम लोग ठीक है, अभी अगर जैसे इन केस के लिए कि आपका कोई लेक्चर वगैरह मिस हो जाता है, तो आप डेफिनेटली वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, आप उसी पे जाके उसी चीज़ को कोशिश करें कि नेक्स्ट डे से पहले रिवाइज कर लें। तो उससे होगा कि वो चीज़ जब नेक्स्ट डे पढ़ने जा रहे हैं वो एटलीस्ट आपकी पिछले डे की चीज़ कंप्लीट है, कवर है, ताकि वो फिर कम से कम आपका टाइम वेस्ट होगा। सर एक्चुअली कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मैं उसी का वेट कर रहा था। नहीं, जो पिछली लिंक था उसी पे आप जाओ ना, वो एक्चुअली एक चैनल बना हुआ है, यानी डेली अच्छा की उसी वहीं पे। पे। हाँ, ओके 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 ओके। यानी वो सॉरी, हमने इसी ठीक हो क्लास गया। का चैनल बना दिया। तो अब यानी आई वीडियो गॉट मैं आई डालता गॉट। रहूंगा, तो बस आप जाके बस वहाँ पे वीडियो पे देखते जाएं। ठीक हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, पहले मैं ये सोचा था कि हम गूगल ड्राइव पे लिंक्स वगैरह शेयर किया करें, वो भी सम टाइम होता है कि बंदा उसको लिंक नहीं कर अपलोड कर। पाता। हाँ हाँ, जैसे अभी कल मैं जैसे अपलोड पे लगा रहा था, थोड़ी स्पीड स्लो थी, अपलोड हुए जा रहा था। अब मैं पहले वेट करता कि अच्छा जी कंप्लीट हो जाए, मुझे क्लाइंट साइड पे जाना था, मैं उठ के चला गया सही पीछे, सही वीडियो सही। अपलोड हो गई, वो खुद ही लाइव होगी। अच्छा वो चैनल आपने बना दिया, ठीक किया हाँ सर, जी। दैट्स तो अब बेस्ट हो उसमें गया। इस वक्त 4 वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इस तरह अब जिससे ये भी क्लास एंड होगी तो ये वीडियो भी वहाँ पे जी, अपलोड हो जाएगी। चलो थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, अब जो लेयर आर्किटेक्चर को जो हमने कल किया था उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम मैं ये सोच रहा हूँ कि अब एक आध दिन आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस पे, ताकि लेयर आर्किटेक्चर आप ज़्यादातर इंप्लीमेंट कर लो, पक्का कर लो, तो तन फिर हम इसको प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। इसके बाद जो है और कोई एक्स्ट्रा यानी जो डिफरेंट टॉपिक है, टॉपिक में बेशुमार है, लेकिन हम अभी तो प्रैक्टिस इस तरह कर रहे हैं, फॉर्म दो कंट्रोल डाले, उस पर क्लिक किया, उस पर काम कर लिया, मतलब प्रैक्टिस वर्क है। अब इससे ऑनवर्ड हम एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि ये जो बेसिक चीज होती है डीबी कनेक्टिविटी, ताकि जो भी हमने काम करें डाटाबेस तो डेफिनेट होनी है इसके बैक पे। तो अब हम जो अभी मैं लेयर आर्किटेक्चर का पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, ताकि ये एक्चुअल लेयर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा जो अभी मैं कराऊंगा। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि आप उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस पक्की कर लो, एक आधा दिन बेशक उस पर लेके कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाए। यानी अगर आपको जो लेयर आर्किटेक्चर है, यही काम जो आपने लॉगिन वाला किया है, अगर आपको पूरा लेयर आर्किटेक्चर आता है, फिंगर टिप्स पे है, तो मैक्सिमम आप 4 to 5 मिनट्स में ये वाला इतना काम टोटली जब कर सको, इट मीन्स कि आपको लेयर आर्किटेक्चर टोटल समझ आ गया। फिर हम लोग जब अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जिनमें टेम्पलेट आपसे शेयर करूंगा, उसी के अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म क्रिएट करके फिर प्रॉपर एक एप्लीकेशन की शक्ल बनाएंगे उसकी। तो उस पर फिर हम तमाम चीज़ें जो हमारे जो आगे फर्दर जितनी चीज़ें जो मोबाइल एप्लीकेशन की हैं, जो आपके वेब की जो मास्टर पेजेस हैं और बाकी जितनी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग मतलब आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकोगे, और आप खुद देखोगे कि कितना कम टाइम आपका लगेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज के लेक्चर के बाद मैं आपको एक मतलब आज दिन को, वैसे भी कल फ्राइडे ऑफ आ रहा है, थोड़ा टाइम दूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करके तमाम लोग वीडियो को एक दफ़ा देखो, 2 दफ़ा देखो, 5 दफ़ा देखो, उसको देख देख के बार बार उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। जब आपको विदाउट हेल्प, विदाउट देखे वीडियो को इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो ये मैक्सिमम आप 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करो, चौथी दफ़ा में खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ ये मेक श्योर करना है हमने। अच्छा, अब मैं ये करने जा रहा हूँ जो कल की कंटिन्यूएशन में उससे आगे, कि हमने बनाई थी एंटिटी लेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि जो इनकैप्सुलेशन सॉरी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वो क्या कहती है और वो क्या होती है। मैं एक नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ। अच्छा, इस जैसे अब कल मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क जब बताते हुए बताया था ना, तो उसमें एक रूल है कि जब एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कोई टेबल यूज़ करना है, तो उसमें प्राइमरी की टेबल में होना मस्ट है। इसी तरह अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने लगा बहुत सिंपल है। ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है, ताकि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की बात है, जिसको ये समझ आ गई उसको पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ आ जाती है। और जो हमारी डॉट नेट है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, इसमें जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और अब जो PHP वगैरह और जितनी बाकी लैंग्वेजेस भी हैं वो भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो चुकी हैं। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कंसेप्ट है, ताकि अगर जरिए पता आप डॉट नेट प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई आपसे पूछ लेता है अच्छा जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, आपको तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉट नेट मुझे सारी आती है। ठीक है, तो वो कहेगा कि आपको अगर इतना ही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, तो इट मीन्स कि आप फिर एक मैकेनिक हो, इंजीनियर नहीं हो। मैकेनिक को ये होता है ना, हर चीज पता था, इंजन बेहतरीन ठीक कर लेता है, लेकिन उसको अगर कुछ चीजें अंदर से पूछो कि जी ये क्या है, ये क्या है, उसको उन चीजों का नहीं पता। वह जो उस्ताद ने बताया था ऐसे इंजन खोलते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, मुझे जोड़ना आता है। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हमारे, इसके अंदर हमारे पास, अच्छा आप में से किसी को आइडिया है क्या, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आप लोगों ने स्टडी तो की होगी या किसी को। यस यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें क्विकली मैं किसी से जस्ट कह लो कि
रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले होती है एब्स्ट्रैक्शन, फिर होती है इनकैप्सुलेशन, encapsulation, फिर polymorphism, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, फिर इनहेरिटेंस। inheritance. अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? Abstraction, I think is हम एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, लाइक कोड की एब्स्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ अ कोड इज एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर। नहीं, ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म होगी ना, मतलब बिल्कुल एक लेमैन को समझाना चाह रहे हो आप। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सिंपल वर्डिंग में है, किसी भी काम को करने से पहले जब हम थिंकिंग करते हैं ना उसकी, कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्शन होती है। यानी ब्रॉडर थिंकिंग जो होती है कि लाइक मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, अब उसमें क्या है, स्टूडेंट्स होंगे, क्लासेस होंगी, उसमें सब्जेक्ट्स होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है, एग्जाम के मार्क्स होंगे, अटेंडेंस होगी। अब ये जो सारी चीजें ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। ब्रॉडर थिंकिंग, जो काम करने जा रहे हो, ठीक है, उसको पहले से आप एक जो पेपर में लेआउट सा कर लेते हो ना, लाइक जैसे मैंने जो पहला डेमो ये जो एप्लीकेशन बनाई है, उसमें क्या किया है कि हम सिंपल एक यूजर का लॉगिन टेबल बना रहे हैं जिसमें यूजर अकाउंट्स, यूजर नेम पासवर्ड और टाइप पड़ी हुई है। ये हम काम करने जा रहे हैं। इसकी एब्स्ट्रैक्शन क्या होगी, मैंने क्लास बनानी है टीबीएल यूजर अकाउंट्स की, उसके अंदर क्या होगा, 3 फील्ड्स हैं, तीनों स्ट्रिंग टाइप की हैं, यूजर नेम पासवर्ड और टाइप, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। कोई काम करने से पहले उसको सोचना कि आप करने क्या जा रहे हो, ये एब्स्ट्रैक्शन है, सिंपल। वो भूल जाओ कि जो आप प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हो गई, ये सेपरेट चीजें हैं उसी कंसेप्ट के अंदर से निकलती हैं। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है इनकैप्सुल ऊट के अंदर, वो यही होता है कि काम करने से पहले जो आइडेंटिफाई किया जाता है, कितनी क्लासेस बनेंगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनके डाटा टाइप्स क्या होंगे, ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या होती है? सर एक कोड का एक स्पेसिफिक पार्ट हम एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं दूसरे कोड के साथ, उसके वेरिएबल सिर्फ उसी कोड के हिस्से के लिए होते हैं। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ एनकैप्सुलेटेड कोड के पार्ट्स को जोड़ के एक बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों करते हैं, मतलब रीजन क्या है, वजह क्या, उसे मतलब करने एज की फार जरूरत एज आई थिंक स्कोप डिफाइन करने के लिए टू एनहांस कोहेजन एंड कोलाइशन बिटवीन द क्लासेस, कि जो चीज़ दूसरी क्लास को नहीं चाहिए सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो वेरिएबल सिर्फ एक ही क्लास यूज करेगी और उसके रिजल्ट सिर्फ एक ही जगह पे एनकैप्सुलेटेड रहेंगे। यूजर भी उस डाटा के साथ इतनी इजीली इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा, आई मीन कर ही नहीं सकेगा एनकैप्सुलेशन को अगर हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें तो। ओके, फाइन। अच्छा, अगर मैंने एक वेरिएबल है एक क्लास में, इनकैप्सुलेशन करते मैंने उसे प्राइवेट कर दिया कि जी ये वेरिएबल है, दूसरी क्लास में एक्सेस ना हो, ठीक है। ठीक है अब मैं मतलब अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं पब्लिक करूंगा, एक्सेस नहीं करना चाहता प्राइवेट कर दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं? नो सर, ये इसका एक एस्पेक्ट है सिर्फ, लाइक क्लास को हमने एनकैप्सुलेट कर दिया, उस वेरिएबल को एनकैप्सुलेट कर दिया फॉर अ स्पेसिफिक क्लास, लेकिन उन क्लास को आपस में किस तरीके से हमने अटैच करना है, लेकिन वो तो इनहेरिटेंस में आ जाता है। इट्स अच्छा, एन एस्पेक्ट, इट्स वन एस्पेक्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, मतलब तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट बात वैलिड है, ठीक है। लेकिन इसको ना अगर हम बिल्कुल सिंपल से चीज़ में डिफाइन करेंगे, इसका मकसद क्या है और है क्या, उसकी सिंपली एक डेफिनेशन से आती है इनकैप्सुलेशन की, कि जो क्लास लेवल वेरिएबल है, ठीक है, क्लास लेवल वेरिएबल आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही ये है टोटल ये लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट से जरूरी नहीं हो सकता ना। क्लास लेवल वेरिएबल जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। क्लास ओके लेवल ऑब्जेक्ट कह लो या क्लास लेवल वेरिएबल, आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, इट मींस कि इनडायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। यस इन इनकैप्सुलेशन ये कहती है कि कोई भी क्लास लेवल राइट। वेरिएबल है, वो आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस हो ही नहीं सकता। बेशक अगर हम ये कहना ठीक है जी, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि इसी क्लास में हो, दूसरी क्लास में ना हो, इट मींस कि कुछ भी ऐसे वेरिएबल हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरी क्लास में एक्सेस हो जाएं। लेकिन इनकैप्सुलेशन ये कहती है कि जो क्लास लेवल वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल जो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया है, वो किसी भी चीज का वेरिएबल हो सकता है, वो क्लास के बाहर आपने डायरेक्ट एक्सेस नहीं देनी, ठीक है, वो हमने इनडायरेक्टली देनी है। अब उसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये अज्यूम करो कि ये मैंने क्लास बनाई, ठीक है, क्लास ABC, क्लास मैंने पब्लिक कर दी। अब ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इंट a इज इक्वल टू सॉरी इंट a इज इक्वल टू
ठीक है, ये मैंने एक, सॉरी ये नीचे चला गया, ये मैंने बना दिया। अब इनकैप्सुलेशन कहती है कि ये जो वेरिएबल है ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, इट मीन्स इसको हमने प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमने एक्सेस भी करना है यानी कि इनडायरेक्टली करना है, तो फिर मैं एक, अब उसको पब्लिक, ये एक मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बता रहा हूँ जो मैं पहले हम किया करते थे। ठीक है, एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, पब्लिक, अगर मैं उसे रीड करना चाह रहा हूँ, पब्लिक इंट गेट डाटा रिटर्न ए। ठीक है, उस ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी और मुझे इसमें वैल्यू भी असाइन करनी है, यानी इसमें तो देन पब्लिक वाइड डाटा सेट डाटा, और इसमें इंटीजर में एज ए पैरामीटर भी पास कर दूंगा, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, यानी ये जो मैंने कोई पैरामीटर वहां से पास किया होगा ये वो वहां से इधर आ जाएगा। सो सर इन शॉर्ट वर्ड्स के हम सिर्फ वेरिएबल के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट? राइट, वो जो वेरिएबल है ना वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हम दे रहे, इनडायरेक्टली दे रहे हैं कि हमने मेथड बना दिया। अब इस मेथड के अंदर हम कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ अगर उसकी वैल्यू ये है, ये ग्रेटर देन इतने है तो रिटर्न करो वरना ना करो, या अगर जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इफ अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 लेस देन 20 है तो ऐड हो वरना ऐड ना हो। अब ये अंदर फिर वैलिडेशंस हैं, उसको एक्सेसिबिलिटी देते वक्त या उसको मतलब उसमें वैल्यू असाइन करते वक्त हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि डायरेक्ट एक्सेस ना दो, इनडायरेक्टली दो। इसमें मेरा क्वेश्चन है जी कि लेट्स से कि आप ये पब्लिक क्लास एबीसी इसका बाहर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने जितने भी अंदर के मेंबर्स मेथड्स होते हैं या वो जो फील्ड्स होती हैं उनको तो वो डॉट करके एक्सेस कर लेता है, राइट? पब्लिक को, जब सिर्फ वो, पब्लिक को। अच्छा, वो जब यानी कि वो ए को करेगा तो उसको भी वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कोड के अंदर। जब आप एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना किसी दूसरी जगह पे, वहां जी पे ए नजर ही नहीं जी, आएगा, वहां पे सिर्फ नजर आएगा गेट डाटा और सेट डाटा। ओके, सही, ठीक, ठीक है, जो प्राइवेट है वो नजर ही नहीं आएंगे। सही हो गया। सर हम नॉर्मली वैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर तो मेन क्लास में करते हैं ना, और ये क्लास एज अ थ्योरेटिकली सेपरेट क्लास होती है। सो हम ऑब्जेक्ट वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं लेकिन हम इंटरेक्ट यहाँ से पे उसको कर सकते हैं, वैल्यूज पास वहाँ से कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, राइट? राइट, लेकिन वो जो होता है ना मेरे सी लैंग्वेज वगैरह उसमें होता है कि मेन में हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिक्लेयर हम उसी कहीं स्पेसिफिक भी कर क्लास सकते के हैं। अंदर ही कर रहे होते हैं, उसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर ही उनको डिक्लेयर कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली उन वेरिएबल्स को दूसरी क्लास में यूज करते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। ओके ओके। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये तो था बिल्कुल पुराना तरीका इनकैप्सुलेशन अचीव करने का, कि हम इस तरह एक जो वेरिएबल होता था प्राइवेट करते थे और उसके दो पब्लिक मेथड बनाते थे, एक रीड करने के लिए और एक राइट करने के लिए। सही हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसको अभी उसने आसान जो कर दिया है वो एक या जो उसने एक मिनट आसान किया है वो ये कर दिया कि आप इस पूरी लाइन की जगह अब वो हमारे पास जो तरीका आ चुका है वो आ चुका है पब्लिक इंट ए गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन। ठीक है, अब ये इस लाइन से इनकैप्सुलेशन अचीव करता है और इसको हम लोग अब, पहले तो होता था ना एक प्राइवेट वेरिएबल दो पब्लिक मेथड, अब इस लाइन को हम लोग अब कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, काम वही हुआ कि अब ये डॉट नेट इसके बैकएंड पे अंडरस्टैंडिंग वही है कि ये वेरिएबल नहीं है ना ये मेथड है, ये एक प्रॉपर्टी बन गई है, जो कि बैकएंड पे वही लॉजिक है कि ये प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर दो पब्लिक मेथड है गेट और सेट के। गेट क्या करता है, उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, सेट क्या करता है, उसको वैल्यू असाइन करेगा। पॉइंट समझ आया? और सर सर इसमें जो आपने, ये तो जी जुबैब आप बोल। थैंक यू। सर ये तो पब्लिक है ना, ये प्राइवेट तो नहीं इंटीजर वेरिएबल? हाँ, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ये अब वेरिएबल नहीं है। अब ये पूरी लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी, ये डॉट नेट में एडवांसमेंट आई है। ठीक है, यानी एक्चुअली बैकएंड तरीका वही है जो पहले हम काम कर रहे थे। एक मिनट मैं इसे वापस लेके आता हूँ, जवाब नहीं जाएगा कि पहले हम लोग कर रहे थे कि प्राइवेट वेरिएबल बनाते थे और दो पब्लिक मेथड। अब डॉट नेट में अब जैसे जैसे फ्रेमवर्क एडवांस होता गया, उस एडवांस फ्रेमवर्क के अंदर ये एक ऑप्शन आ चुकी है, उन्होंने इसको एडवांस कर दिया कि बजाय कि हम वो 6-7 लाइनों का कोड लिखें, वो कहता है कि एक ही लाइन में ये प्रॉपर्टी बनाओ और इस प्रॉपर्टी के बैकएंड पे वही काम हो रहा है कि ये इंटीजर एज ए प्राइवेट वेरिएबल है और ये गेट और सेट उसके दो पब्लिक मेथड है।
ओके, तो ये पब्लिक कीवर्ड हमें ये नहीं बताता कि इंटीजर प्राइवेट ही रहेगा। ओके फाइन सर, आई गॉट इट। और इसीलिए हम इसको वेरिएबल नहीं कह रहे ना हम इसको मेथड कह रहे हैं। अब इस लाइन को प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये इंटरव्यूज वगैरह में अक्सर क्वेश्चन होता है, जैसे ये लाइन लिखी है, ये क्या है, हम इसे देख कहते हैं ये तो जी एक पब्लिक वेरिएबल बनाया हुआ है हमने। तो कहते हैं गेट सेट क्या है, जी ये तो मेथड बना हुआ है। ठीक है, ये ना मेथड है ना ये वेरिएबल है। इसके बैकएंड पे थ्योरी वही है कि एक प्राइवेट वेरिएबल विद 2 पब्लिक मेथड, लेकिन इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बनाई है हमने, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अंडरस्टूड। इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी बनाई है हमने। तो इसमें सर जो गेट और सेट आपने पास किए हैं, अगर ये मेथड है तो इनके साथ ये वो फिर कर्ली और दूसरी पैरेंथेसिस नहीं होने चाहिए साथ? नहीं, अगर ये कह रहा हूँ कि बैकएंड में लॉजिक जो डॉटनेट इंप्लीमेंट की हुई है ना, वो जी, वर्किंग एज ए मेथड के तौर पे हो रही है। यानी जब तो गेट इसका मतलब है कि सर ये जी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना डॉटनेट की, वो उसको देखते ही ये समझ जाएगा कि ये एक मेथड है सही बैकएंड है। पे। उसने बैकएंड पे एक मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन हमें से एक्सेसिबिलिटी उसने जो दी है ना, गेट सेमीकोलन के नाम से दी है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये कीवर्ड्स बन जाएंगे किस्म की, यानी कि गेट ही लिखना है यहाँ पर और सेट ही लिखना है यहाँ पर। सेट ही लिखना है, इसमें अपनी मर्जी से हम नाम चेंज नहीं कर सकते, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। सही हो गया। ठीक है, अच्छा इनकैप्सुलेशन समझ आ गई? जी ठीक है, अच्छा अब मैंने जो कल एक बात की थी जब एंटिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर रहे थे, कि ये हमारे लिए 2 लेयर्स इंप्लीमेंट कर देगा। ठीक है, एक बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर होती है, यानी जो हमारी इनकैप्सुलेशन होती है ना, ये हम जी नॉर्मली ये हमारी बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर के अंदर इंप्लीमेंट होती है, जिसमें हम तमाम क्लासेस बनाते हैं और जितने उसके क्लासेस के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे बनाते हैं, तो इसे हम बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर कहते हैं। जब इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करनी होती है तो हम एक सेपरेट लेयर बनाते हैं, जितने टेबल हैं उतनी क्लासेस बना दो, उन टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं उतने वेरिएबल्स बना दो, फिर उनको एक्सेस करने के लिए उन वेरिएबल के पब्लिक मेथड बनाते हैं हम दो जो है। ठीक है, वो इनकैप्सुलेशन में ये इंप्लीमेंट होता है, बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर जो है। समझ आई पॉइंट का? यस सर। अच्छा, और डाटा एक्सेस लेयर में बता दें जितने डाटाबेस रिलेटेड जितनी चीजें हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट क्वेरीज जो लगानी है, डाटाबेस के साथ जो कम्युनिकेशन करनी है वो सारी की सारी हम रख देते हैं डाटा एक्सेस लेयर के अंदर। ये पॉइंट भी समझ आया? ओके। तो अब जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क करते हैं ना, तो वो हमारी डाटा एक्सेस लेयर और बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर दोनों इंप्लीमेंट कर देता है। अभी मैं 1 मिनट आता हूँ विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे, इस पॉइंट को सिर्फ समझने का है, इसको ये क्लियर हो गया आपको, लेयर आर्किटेक्चर समझ आ गया। ये देखें, अब जो मैंने ये एंटिटी फ्रेमवर्क वाली जो ये क्लास बनाई थी, ठीक है, ये जो CLS यूजर अकाउंट डायल ये एंटिटीज लेयर थी उसके अंदर बनाई थी ना। अब वो क्या हो रहा था, मैंने सिंपल जो एंटिटी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये जो TBL यूजर अकाउंट का जो टेबल हमने बनाया हुआ था उसकी ये क्लास मैंने तो नहीं बनाई थी ना, ये तो एंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद बना दी थी, ऐसा ही है। राइट राइट। और ये जो उसके साथ डॉट यूजर नेम पासवर्ड टाइप ये भी एंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद बना दिए थे, मैंने नहीं बनाए। उसके बाद जो डॉट ऐड का मेथड है ये भी मैंने नहीं बनाया, ये एंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद बना दिया, मैंने सिंपली उसको ये ऑब्जेक्ट पास किया ये वाला कि ये डाटा जाके डाटाबेस में इंसर्ट कर दो, डॉट ऐड किया उसने इंसर्ट कर दिया। अब जो सेव चेंजेस का मेथड है ये भी मैंने नहीं बनाया, ये भी उसका बिल्ट इन मेथड मैंने यूज किया। ओके। ठीक है, यानी ये बिल्ट इन मेथड यानी डाटा एक्सेस लेयर एंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद से इंप्लीमेंट की है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, हमने उसके मेथड कॉल कर रहे हैं, यानी ये जो मैंने जब एंटिटी फ्रेमवर्क वाला वो जो विजिट चलाया था ऐड न्यू आइटम करके डाटा में जाके एडीओ डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल नेक्स्ट नेक्स्ट किया, टेबल सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये डायग्राम आ गई थी मेरे सामने। ठीक है, ये जो डायग्राम आ गई थी, जब डायग्राम आई थी तो उसने ये जो TBL यूजर अकाउंट की एक क्लास बना दी, इन दोनों को उसने वही जो प्रॉपर्टीज है गेट सेट वाली वो बना दी है। अभी वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इससे पहले ये पॉइंट्स क्लियर हो गया ना आपको कि जो एंटिटी फ्रेमवर्क किया तो उसने जो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट बैकएंड पे खुद ही बना दिया सारा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये जो इसने एंटिटी फ्रेम ये जो इंप्लीमेंट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें जाके ये TBL यूजर अकाउंट क्लास नजर आ रही है। ठीक है, मॉडल 1.edmx के अंदर है, इसमें क्लिक करता हूँ, ये देखें पब्लिक पार्शियल का वर्ड भी लिख रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर से तमाम क्लासों को पार्शियल बनाता है, इसकी खैर है। क्लास का नाम पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम गेट सेट पासवर्ड गेट सेट टाइप गेट सेट, समझ आ गई? सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई। देखिए, ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया वो बनाना तो आता है ना, कि राइट क्लिक जब हम ये जिस तरह करके Yes, sir. ऐड
ठीक है, ये बनाना तो आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट किया हमने जी बना दिया। जी जी अब ये जो डायग्राम बनी थी, ठीक है, ये वाली, इसके बैकएंड पे जब आप इस पे जा रहे हो ना, ये मॉडल है आपका मॉडल 1.admx, इसको एक्सटेंड किया, इसमें ये मॉडल 1.tt की एक्सटेंशन की फाइल है। जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एक tbl यूजर अकाउंट डॉट सी एस पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्लास पड़ी हुई है सेम उसी नाम से जिस नाम का मेरा टेबल था। जब मैं इस पे गया तो यहाँ मैंने देखा कि इसमें तो इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट हुई हुई है, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम गेट सेट, ये प्रॉपर्टी बनी हुई है ना, ये अभी मैंने डिस्कस किया, इनकैप्सुलेशन ऐसे इंप्लीमेंट होती है। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक यानी है उसने इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट कर दी, यानी एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए जो एनकैप्सुलेशन है वो भी ऑटोमेटिक कर रहा है। आपके साथ पिछले टाइम जाके कारपेट गाड़ी में बाइक पे आ जाता, कारपेट आपको बिछा के जाए। ये कौन बोल रहा है? कॉर्पोरेट का पता क्या इशू में तुम्हें बाद में बात। अच्छा, पॉइंट समझ आया? यस सर ठीक है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड और टाइप, यानी उसने जो इनकैप्सुलेशन, हम लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोर कंपोनेंट है इनकैप्सुलेशन का, जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो इनकैप्सुलेशन भी हमारे लिए वो खुद से कर देता है। ओके पॉइंट क्लियर? सर हमें वो मल्टीपल गेटर्स और सेटर्स के मेथड नहीं बनाने पड़ते, टेम्पलेट से उसको लोड नहीं करना पड़ता, कोई वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। हमें कोई क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना नहीं पड़ता, ठीक है, जितने टेबल अपने क्लासेस बनानी पड़ती है ना, तो जब एंटिटी फ्रेमवर्क किया उसने खुद ब खुद बना दी सारी। राइट राइट अच्छा, अब एक मिनट, अच्छा, अब जो हमने ये चीज जो देखी थी, ठीक है, नजर आ रही है आपको प्रेजेंटेशन की, ये जो लेयर वाली क्लास? यस ठीक है, अब ये जो हमारी बिजनेस कंपोनेंट लेयर थी, जिसे हम बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर भी कहते हैं, कंटेन क्लासेस एंड मेथड फॉर द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, वो प्लस डाटा एक्सेस लेयर, ये इसने हमें इंप्लीमेंट करके दे दी। जब एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे हैं, जब एंटिटीज लेयर हमने बनाई जब, तो उसमें हमारी डाटा एक्सेस लेयर भी खुद भी इंप्लीमेंट होगी और बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर भी इंप्लीमेंट होगी, यानी डेल का काम और बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर यानी इनकैप्सुलेशन, वो दोनों चीजें खुद से इंप्लीमेंट होगी। पॉइंट क्लियर? ओके ठीक है, अब ये मकसद बताना था। अब हमारी जो सेंटर में एक चीज रह गई है वो है हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, वो अभी हमारी इसमें स्किप है। सर सर्विसेज लेयर में भी अभी हमने कुछ नहीं किया राइट? राइट, वो इस सर्विसेज में इसलिए हमने किया ना, अभी हम लोग कोई ऐसा काम कर नहीं रहे कि हमारी एक एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रही हो। जब मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे ना हम, तब हम सर्विस लेयर पे आएंगे। वो हमारा ये जो वेब एप्लीकेशन बनाई भी होगी हमने, जिसमें हम लोग ये भी मेथड बना रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, हम चाह रहे होंगे जस्ट एग्जांपल कि जो लॉगिन हम कर रहे हैं, जब जो लॉगिन का बटन यहाँ प्रेस किया है वो यहाँ एसक्यूएल सर्वर की डाटाबेस से चेक करके लॉगिन करता है। फिर हम ये चाहेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन से हम जब लॉगिन करें वो इसी एसक्यूएल की डाटाबेस से आके ऑथेंटिकेशन करे, ठीक है, तो फिर हमें वो वेब सर्विस बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो वेब सर्विस हमारी, ठीक है, वो जो हमारी सर्विस लेयर है उस पर हमारी वो एप्लीकेशन मेथड बना हुआ होगा जिसे हम यूजर नेम पासवर्ड देंगे। वो जो सर्विस है वो हमारी डाटाबेस से कम्युनिकेट करके चेक करेगी कि यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है तो उसको लॉगिन करने देगी। ठीक है, वो हमारा उस स्टेज पे जाके सर्विस लेयर आएगी। तो अभी हमारी कह लो कि कोई 4-5 क्लासेस में हमारा सर्विस लेयर का कोई काम नहीं है। ओके ओके अच्छा, अब लेयर आर्किटेक्चर में जो हमने ये वाला काम किया, इस प्रोजेक्ट की बात करने लगा हूँ कि जो अब लॉगिन कर रहे थे हम, ये जो काम किया, इसमें कोई आप में से किसी का क्वेरी हो, अगर ये टोटल अंडरस्टैंडिंग है, फिर मैं एक चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ आ चुकी है ना कि हमने एंटिटी लेयर बनाई, उसके अंदर वो मेथड बना दिया, फिर हमने यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रेजेंटेशन लेयर से उसका मेथड कॉल किया, यूजर ने पासवर्ड पास किए, वहां से हमें यूजर टाइप वापस आई, हमने चेक कर लिया और उसकी बेस पे हमने पेज 2 पे चले गए, या कह दिया इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ये तो टोटल क्लियर है? यस सर वी कैन से दैट। हाँ, अच्छा, अब हमने कल मैंने बताया था कि मैं लेयर आर्किटेक्चर का सिर्फ कंसेप्ट अभी बताने लगा हूँ कि लेयर आर्किटेक्चर में हम लेयर्स कम्युनिकेट कैसे करती हैं, यानी प्रेजेंटेशन लेयर से हमने डाटा एक्सेस लेयर के साथ कम्युनिकेशन की थी। अब इन दोनों के सेंटर में होती है बिजनेस लॉजिक लेयर, कि हम डायरेक्टली जो है ना प्रेजेंटेशन लेयर डायरेक्ट डाटा एक्सेस लेयर से कम्युनिकेशन नहीं करती, वो थ्रू बिजनेस लॉजिक करती है। जब डाटा पास किया, अगर इन केस उसमें कोई वैलिडेशन है या कोई चेक्स वगैरह लगाने हैं तो वो उस पर मेक श्योर करेगी
वो जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई कंडीशन वैलिडेशन, वो परफॉर्म होने के बाद वो डाटा जो है रिफाइंड फॉर्म में जाएगा डाटा एक्सेस लेयर के पास। और डाटा एक्सेस लेयर जो उस पर फंक्शन परफॉर्म करके जो रिजल्ट देगी, वो रिजल्ट वापस आएगा बिजनेस लॉजिक के पास, और बिजनेस लॉजिक अगेन उसको अगर कोई वैलिडेशन या कोई चेक्स लगाने हैं तो उसको रिफाइन करके देन वापस देगी प्रेजेंटेशन लेयर को, और प्रेजेंटेशन लेयर उसको डिस्प्ले कर देगी। ये पॉइंट समझ आया? सर आई एम सो सॉरी, ये जो आपने लास्ट हमें लेयर्स के दरमियान वाली लास्ट पैराग्राफ जो आपने बताया, इसको जरा दोबारा रिपीट कर दें। आई नीड टू मेक नोट्स, क्योंकि ये चीज़ जेन से निकल जाती है। आपने हमें 2 लेयर्स के बारे में बताया जो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, उसके दरमियान में एक थर्ड लेयर होती है। काइंडली इसको रिपीट कर दें। ओके, देखो ये अभी आपके सामने नोटपैड की फाइल आ रही होगी, ठीक है? नोटपैड पे मैं देख रहा हूँ प्रेजेंटेशन ले रहा है आपकी एक, जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, जो कि इस वक्त हमारी है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है विंडो बेस। अच्छा, अब अच्छा, जो कल तक हमने काम किया, हमने किया फिर डाटा एक्सेस लेयर जो थी हमारी, या इसे आप एंटिटीज लेयर कह लो, ठीक हो गया? कल तक हमने ये काम किया था ना कि प्रेजेंटेशन लेयर डायरेक्टली से कम्युनिकेट कर रही थी, यानी मेथड हमने बना दिया था डाटा एक्सेस लेयर में, और प्रेजेंटेशन लेयर से हमने इस मेथड को कॉल किया था, ऐसे ही है? यस सर। अब जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो ये कहता है कि इसके सेंटर में बिजनेस लॉजिक लेयर होनी चाहिए, ठीक है? बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर आपकी जितनी भी वैलिडेशंस हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशंस हैं, कोई चेक्स हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके बिजनेस लॉजिक लेयर में होते हैं। कि प्रेजेंटेशन लेयर ने जो भी डाटा देना है वो डायरेक्ट डाटाबेस को नहीं देगी, वो देगी पहले बिजनेस लॉजिक लेयर को, फिर बिजनेस लॉजिक लेयर वो डाटा आगे पास करेगी डाटा एक्सेस लेयर को, डाटा एक्सेस लेयर उसको परफॉर्म करके जो रिजल्ट आएगा वो वापस देगा बिजनेस लॉजिक को, और बिजनेस लॉजिक वापस करेगी प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर उसको डिस्प्ले कर देगा। ओके, राइट राइट सर। अच्छा, अब इसी चीज को आपने अपने माइंड में सम अप करना है। अब हमने जब कल डायरेक्ट कम्युनिकेट कराया था तो क्या किया था, डाटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस ऐड किया था ना प्रेजेंटेशन लेयर में, यस सर। यानी एंटिटीज लेयर का रेफरेंस हमने प्रेजेंटेशन लेयर में ऐड कर दिया था। यस। अच्छा, अब हमने सेंटर में ये लेयर डालनी है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जब ये लेयर बनाई थी तो ये थी क्लास लाइब्रेरी, ऐसे ही है, ठीक है? डाटा एक्सेस लेयर जब हमने बनाई थी, क्लास लाइब्रेरी बनाई थी ना, उसका नाम रख दिया था एंटिटीज लेयर। यस सर। तो अब इसी तरह हम एक नई लेयर बनाएंगे बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्लास लाइब्रेरी होगी, उसका नाम रखेंगे बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है? बात सेम होगी। यस। उसके बाद हमने क्या किया था, डाटा एक्सेस लेयर के अंदर हमने क्लास बनाई थी, उसके अंदर एक मेथड बनाया था जिसको हमने यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर से कॉल किया था, ऐसा ही है? यस सर। और बिजनेस लॉजिक लेयर दोनों के रेफरेंस लेगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर की भी लेगा और डाटा एक्सेस लेयर के भी उसको चाहिए होंगे। नो, हमने कहा कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट नहीं करेगी। इट मींस कि डाटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस होगा बिजनेस लॉजिक के पास, और बिजनेस लॉजिक का रेफरेंस होगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। ओके ओके। हाँ, लेकिन अब हमने एक ये बात की कि जो बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर होती है जिसमें इनकैप्सुलेशन अचीव होती है, वो हमारी जो होती है वो एंटिटी लेयर के अंदर ऑटो इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है? तो जब हमने उसको ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया हुआ होता है वो ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ है इसके पास, तो उस केस में हमें फिर डाटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस भी हमें इसके पास चाहिए। लेकिन जो डाटाबेस की फंक्शनैलिटीज हैं, जो इंसर्ट ऐड अपडेट वगैरह की जो फंक्शनैलिटी है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होगी, वो बिजनेस लॉजिक के थ्रू होगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों का रेफरेंस हमारा आएगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास, और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसी तरह जैसे हमने कल इम्प्लीमेंटेशन की थी। जस्ट अभी मैं दिखाता हूँ, फिर आपने उसको जस्ट लिंक करना है, जो तरीका कल किया था सिर्फ ये कर रहा हूँ, उसके सेंटर में एक लेयर ऐड करूंगा। तो अब प्रेजेंटेशन लेयर इसके क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, प्रेजेंटेशन लेयर इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगी, ठीक है? सो सर
लाइक इट्स डाटा एक्सेस लेयर और या एंटिटीज लेयर सिर्फ डेटाबेस की कनेक्टिविटी और डेटाबेस से फेच करने की चीज़ें हेल्प करती है। बिल्कुल बिजनेस लॉजिक लेयर हमें उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है जो भी हमने कैलकुलेशंस करनी होती है, जस्ट समराइजिंग इट। और ट्रू, प्रेजेंटेशन लेयर सिर्फ हमें डिस्प्ले करती है। इज दिस हाउ इट वर्क्स? राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ओके। अच्छा, अब मैं इसको आपको आप इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। सर मैं एक इस चीज को इस तरह पुट अप कर सकता हूँ कि मैं मतलब ये तो मॉडल है ना, आर्किटेक्चर, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अच्छा जी मैंने हर चीज की डिफरेंट क्लासेस बना ली और उसको मैं जिस तरह मर्जी जहाँ से ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूँ एंड इट विल वर्क। बेसिकली तो यही पॉइंट है ना। ये तो हमने पॉइंट, नाम दे दिया ना कि बिजनेस या हाँ, प्रेजेंटेशन, नहीं मतलब फॉर देखिए एग्जांपल कि आप कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे बिजनेस लॉजिक चाहिए, तो बिजनेस लॉजिक की जो भी मैं क्लास का नाम रख लूँ, उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे जो वो काम कर रहे होंगे वो प्रेजेंटेशन लेयर से कॉल करके उससे रिजल्ट फीड कर रही होगी। पॉइंट बिल्कुल और या मैं अगर डेटा लेयर के अंदर ही सारे काम कर दूं और सिर्फ उसी को ऑब्जेक्ट बना के प्रेजेंटेशन लेयर में पास कर दूं, तो काम तो तब भी वो कर रही होगी। एग्जैक्टली काम बिल्कुल वही कर रही है। अगर मैं सारा काम प्रेजेंटेशन के अंदर कर लूँ, डिफरेंट क्लासेस बना के, बात फिर भी वही हो रही है। वही है, बस हम उसको आर्किटेक्चर में डिवाइड कर रहे हैं। आर्किटेक्चर में कर रहे हैं कि डॉट फ्रेमवर्क ने उसको एक आर्किटेक्चर बना दिया है कि आप उन चीज़ों को सेपरेट सेपरेट रखो, ताकि इन फ्यूचर अगर चलो एक जी। प्रोजेक्ट के अंदर मैं डिफरेंट क्लासेस बना के ये सेम काम करता हूँ, अब मैं जब नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब मुझे इसमें से कुछ कंपोनेंट मुझे पता है जी मेरा तो वो 40%। रीयूजेबल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मैंने एक ही प्रोजेक्ट में क्लासेस बनाई हुई है तो फिर मुझे पूरी क्लासेस कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर वो सारा काम सेपरेट लेयर के अंदर किया हुआ है, मैं पूरी की पूरी वो लेयर जो है ना उसकी .dll फाइल मैं उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, सारी फंक्शनैलिटी मुझे मिल जाएगी, मुझे कोड कॉपी ठीक हो पेस्ट गया। करना पड़ेगा। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल कि बिजनेस लॉजिक लेयर है उसको कोई स्पेसिफिक या स्पेशल फीचर्स अवेलेबल है और डाटा को स्पेशल, नहीं ऐसी नहीं, तो वो कोई चीज नहीं फीचर्स है, राइट? हमने ऐड करने होते हैं उसके अंदर। बस ठीक हो गया, सही हो। ठीक है, फंक्शन फीचर हमने ऐड करने हैं। अच्छा, अब ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, ये हमारी एंटिटीज या डाटा एक्सेस लेयर है। अब इसमें मैं बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, C# क्लास लाइब्रेरी डॉट फ्रेमवर्क, इसका नाम मैंने रख दिया बिजनेस लॉजिक बिजनेस लॉजिक लेयर या BLL कह दो इसको। ओके कर दिया। अब ये हमारी क्लास बन गई। ठीक है, अब मैं इसकी पुरानी क्लास की जगह मैं अपनी नई क्लास बनाता हूँ। ऐड क्लास, इसका नाम रख दिया CLS यूजर अकाउंट्स BLL, बिजनेस लॉजिक लेयर की क्लास है इसलिए मैं जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए साथ BLL लगा दिया और इसको मैंने पब्लिक कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी क्लास थी डेल की, जिसके अंदर मैंने, अब मैं फिलहाल सिर्फ लॉगिन का मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, हमने ये एक मेथड बनाया था। ठीक है, लॉगिन यूजर, जो यूजर ने पासवर्ड करता था और इसको प्रेजेंटेशन लेयर से कॉल किया था। अब यही मेथड, ठीक है, डिफाइन में यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक मेथड बनाया। अब ये क्या करेगा, ये डेल के अंदर पड़े हुए मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस लॉजिक लेयर ने डाटा एक्सेस लेयर या एंटिटी लेयर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो मुझे इसका रेफरेंस चाहिए डेल का बिजनेस लॉजिक के अंदर। ऐड रेफरेंस एंटिटीज लेयर। ओके, रेफरेंस ऐड करके मैं उसको यहाँ यूजिंग करके ऐड कर दूंगा और अब यहाँ पे मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा CLS यूजर अकाउंट डेल OBJ इज इक्वल टू ये, और अब रिटर्न OBJ डॉट लॉगिन यूजर, ब्रैकेट में उसे यूजर ने पासवर्ड चाहिए जो मैंने ऊपर पैरामीटर पे आ रहे हैं, कॉमा पासवर्ड ये। ठीक है, अब जो भी इसका स्ट्रिंग में रिजल्ट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इन सिंपल मेथड बनाया जो कि डेल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को कॉल कर रहा है, सिंपल, और उसको यही पैरामीटर जो उसको मिले थे उसने वो पैरामीटर आगे पास कर दिए। तो ये हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर वही एक चीज़ हमने इंप्लीमेंट कर ली। इसको मैं बिल्ड करके अब प्रेजेंटेशन लेयर जो है, अब वो डायरेक्ट डेल का मेथड कॉल नहीं करेगी, वो बिजनेस लॉजिक का मेथड कॉल करेगी। तो अब मुझे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बिजनेस लॉजिक लेयर का रेफरेंस चाहिए। ऐड रेफरेंस बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर, सॉरी बिजनेस लॉजिक लेयर। ओके, अब मैं आ जाऊंगा अपनी जो लॉगिन वाला मेथड जो क्लास थी, या फिर हम लॉगिन डॉट SPX यहाँ पे। अब मेथड हमने उसमें ऐड कर लिया, सॉरी रेफरेंस। अब मुझे टॉप पे इसका पहले यूजिंग करना पड़ेगा बिजनेस
लॉजिक क्लियर, ठीक है। और अब नीचे का चेंज आएगी, सिर्फ ये चेंज आएगी, सॉरी, अब वो जो डेल का मेथड कॉल, क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता था, वो नहीं होगा, BLL का कॉल होगा ऑब्जेक्ट जो बनेगा, और बाकी काम तो वही है, ठीक है। अब ये बिजनेस लॉजिक लेयर वाली जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके मेथड को कॉल किया, ये पैरामीटर पास किए, तो ये वाला यहाँ पे डाटा आ गया, इसने डाटा एक्सेस लेयर का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को कॉल किया, डाटा यहाँ पे आया, इसने क्वेरी परफॉर्म की, यहाँ इस रिजल्ट की बेस पे उसकी टाइप रिटर्न की या एम्प्टी रिटर्न किया, वो डाटा वापस इसके पास आया, यहाँ से रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर में यहाँ आ गया यूजर टाइप में, अगर वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो वो पेज 2 पे चला जाएगा, और एम्प्टी अगर उससे मिलता है रिकॉर्ड तो इनवैलिड यूजर ने पासवर्ड क्या देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सर फ्लो तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, लेकिन जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर करके हम रिस्पांस को शो कर रहे हैं, क्या ये काम हमें बिजनेस लॉजिक में नहीं करना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ हमें ये रिस्पांस को शो करना चाहिए प्रेजेंटेशन लेयर में? आई मीन बिजनेस लॉजिक अभी हम सिर्फ उससे उससे कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं किया। एग्जैक्टली, इस वजह से कि अभी हमारे अभी के काम में भी ऐसे चीज हमें कोई चीज कर नहीं रहे कि हमें कंडीशन या लॉजिक की जरूरत है, लेकिन हमने इंप्लीमेंट लेयर आर्किटेक्चर किया है, वहाँ जरूरत नहीं थी तो हमने एज इट इज बस मेथड कॉल किया। अब जो आप कह रहे हैं ना कि ये रिस्पॉन्स वगैरह हम वहाँ पे करा लेते, ठीक है, या चलो आप जो बात कर रहे हो हम उसको, हम बात आपकी वैलिड है, हम ये भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से अवॉइड करने के लिए कि ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, जो कंडीशन यहाँ लगाई है, तो हम इस कंडीशन को बिल्कुल यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो रिटर्न अब यहाँ से हम लोग पेज का नाम रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है, पेज 2.aspx, हाँ, पेज 2.aspx else return invalid username और पासवर्ड, ठीक है। और अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसी सिनेरियो के हिसाब से फिलहाल मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, यानी हमें जब लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कमेंट किया, अब वहाँ से यूज़र टाइप में रिकॉर्ड आ गया, अब अगर तो मैं करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा यूज़र टाइप, ठीक है, अब वो या तो इस पे लिख देगा पेज 2.aspx या लिख देगा इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ऐसे ही है। अंडरस्टूड सर, राइट। लाइक हमने कुछ ना कुछ यूज तो किया बिजनेस लॉजिक लेयर से, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो गई कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट। हाँ, लेकिन अब उस लॉजिक जो हमने इंप्लीमेंट की है, अब अगर मैं ये लिख देता हूँ रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, अगर तो वो ऑथेंटिकेट हो गया फिर तो कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर टाइप, ठीक है, पेज 2.aspx आएगा, ये अगले पेज पे चला जाएगा, लेकिन अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग मिली तो लिखा आएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और लिखा हुआ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो एरर आ जाएगा, ऐसे ही है, राइट राइट। तो अब यहाँ पे कंडीशन जरूरी है, अब ये वो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जहाँ पे स्टिल हमें यहाँ कंडीशन लगानी है कि लॉजिक यहाँ लगेगी, ठीक हो गया। अच्छा, जब लगनी है तो फिर हम एक ही जगह यहाँ पे यूज करें। एग्जैक्टली, इसलिए फिर बजाय कि वहाँ भी एक कंडीशन लगा के, तो अब इस सिनेरियो के हिसाब से मुझे स्टिल यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, ये जो हमारा सिनेरियो बना कि मुझे ये चेक करना है, ठीक है, कि इफ यूजर टाइप इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, तो देन वो पेज 2 पे चला जाएगा, ठीक है। यानी अब ये वाली चीज, यानी एक किस्म का कह लो थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, यानी लेंथी काम कर दिया अगर हम यहाँ पे वो लॉजिक रख रहे हैं। सर अंडरस्टूड, वो चीज ज्यादा क्लियर थी। हाँ, अब देखो अब ये करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू दिस तो रिस्पॉन्स टू रीडायरेक्ट चले, और अगर इक्वल टू दिस है तो फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स टू राइट के अंदर यूजर टाइप आ जाएगी, ठीक हो गया। अंडरस्टूड, हाँ, यस। तो इसलिए